आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रेशम क्लासेस। जी हाँ, मेरे क्लासेस में पाइए हर एक टॉपिक से जुड़ा सॉल्यूशन। आप इग्नू के कैंडिडेट हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश या फिर हो गए आपके जूलॉजी साइंस के। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट के साथ डेली लेक्चर वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है और आपका 2 साल का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरे चैनल पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये आपका अपना चैनल है, घर बैठे जैसे आपका पूरा का पूरा कॉलेज। तो इसी के साथ आपका जो घर की पाठशाला में आपका स्वागत है और रेशम क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखिए और डिसाइड कीजिए और कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और लेक्चर आपको कैसा लगा। तो जी हाँ, ये आज का जो मेरा टॉपिक है ना वो हमारे एमएसओ 3 से है। जी हाँ, एमएसओ 3 फर्स्ट ईयर एमए का। तो चलिए सोशियोलॉजी वाले एमएसओ 3 का पूरा कोर्स देखने के लिए रेडी हो जाइए। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जनजाति के बीच सामाजिक विभेदीकरण के कुछ विशेष प्रकार की चर्चा कीजिए। तो जनजातियों के बीच सामाजिक विभेदीकरण कैसे होता है? अब जनजातियों के बीच कैसे हम बताएंगे कि जातियों में विभेदीकरण है। अब हम जानते हैं कि ऐसे जनजातियों के बारे में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, चाहे वो आपका एग्जामिनेशन हो, चाहे आपका यूपीएससी का नोट्स हो, या मैक्सिमम जो जनजातियों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। और जनजातियाँ जो है ना, जो जनजातियां हैं उनका रहन सहन, उनका तौर तरीका, उनकी भाषा, उनकी आंतरिक संरचना जो भी है वो हमारे से अलग होती है। एक जाति और जनजाति होने में फ़र्क इतना ही है कि हम लोग सारे एक साथ अलग समूह, अलग जातियों के साथ एक साथ रहना पसंद करते हैं, जबकि वो या फिर स्थिर होते हैं, वो स्थिर नहीं होते। मेनली रूप से जनजाति स्थिर नहीं होते, कोई एक जगह पे वो टिकते नहीं है। और बहुत से जनजातियां ऐसी हैं, ट्राइबल्स ऐसे हैं जो हमारे और सोशल लोगों से हट के रहना पसंद करते हैं, वो छिप के रहना पसंद करते हैं, वो सबके साथ अपनी संस्कृति को उजागर नहीं करना चाहते। यही हो गया जनजातियों में मेन फ़र्क। आप अगर ढूंढने जाओ तो आपको यही मिलेगा। दूसरा है कि जनजाति के बीच में सामाजिक विभेदीकरण किस तरह से करेंगे। तो सामाजिक विभेदीकरण करने के इसके कुछ अलग तरीके हैं। अब जो है ना जनजाति, वो विभेदीकरण करता है समूह, लिंग और आयु पे आधारित होती है। उनकी विभेदीकरण किस किस चीज़ पे आधारित होती है, यानी वंश हो गए, समूह हो गए, लिंग, इन सारी चीज़ों पे आधारित होती है। ठीक है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है, व्यवस्था, प्रथा और आस्था तंत्र के अनुसार इसमें भेद किया जाता है, यानी आस्था का सिस्टम। अब आस्था, जैसे कि आपने देखा होगा कि हम लोग सारे जो है एक ही धर्म को मानते हैं या फिर कोई एक धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन्होंने इनका अगर देवता अलग हो गया, जैसे कि पोंग जनजाति है, उसके साथ बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जो पाई जाती है। तो गोंड जनजाति है जो कि सबसे बड़ी ट्राइबल कास्ट है, सबसे बड़ी ट्राइबल है इंडिया की जनजाति है पूरे विश्व में देखा जाए, और सबसे बड़ी जाति है जनजाति है इंडिया की, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में नीले पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जी हाँ। तो इन्होंने ना अपना आस्था के अनुसार, अगर वो किसी देवता को मानते हैं, ठीक है, तो कुछ लोग हैं दूसरे, कुछ जनजाति है दूसरे देवता को मानते हैं, तो आस्था के हिसाब से भी वो अपने आप को अलग करते हैं, उसमें इस हिसाब से भी विभेदीकरण होता है। अब देखिए, उनमें विभेदीकरण यानी जनजातियों में विभेदीकरण है जो ना, वो मातृवंशागत और पितृवंशागत दोनों होता है। यानी वो माता के वंश को भी मानते हैं और पिता के भी वंश को। जनरली हमारे में है कि आम जनजातियों में, आम जातियों में पितृ सत्तात्मक है, यानी पिता के वंश को सब फॉलो करते हैं, ना कि माता के वंश को ही अपनी चॉइस है, लेकिन मेनली पिता के वंश को ही फॉलो किया जाता है। लेकिन इनका तरीका अलग है, ये माता के भी वंश को फॉलो करते हैं, जिनके तरीकों में थोड़ी डिफरेंस या भिन्नता होती है। जनजातीय सामाजिक जो विभेदीकरण करता है वो इस प्रकार है। अब देखिए, बहुत लंबी लिस्ट है इसकी। अब जो बहुत लंबी लिस्ट कुछ इस तरह से कि ये लोग ना इतने तरीके से अपने आप को विभेदीकरण करते हैं। अब देखिए, टोटल इसमें हो गए 9, 10, एक 10 तरीके से वे अपने आप को विभेदीकरण करते हैं। और कितने टाइप से है जो अपने आप को बांटते हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हो गया नातेदारी के हिसाब से,
दूसरा हो गया लिंग के आधार पर, देखिए नातीदारी तथा वंश समूहों के आधार पर बांटना, विभेदीकरण करना। दूसरा हो गया लिंग के आधार पर विभेदीकरण करना। तीसरा हो गया आयु के आधार पर विभेदीकरण करना। स्थान तथा अनुक्रम के हिसाब से बांटना, व्यवस्था के आधार पर विभेदीकरण, शिक्षा के आधार पर विभेदीकरण, धर्म के आधार पर विभेदीकरण यानी बांटना। अगला जो हमारा हो गया कि भाषा के आधार पर विभेदीकरण, अब भाषा के आधार पर भी, संगठन के आधार पर विभेदीकरण। और 10वां हो गया हमारा क्षेत्र तथा भौतिक वातावरण, क्षेत्र तथा भौतिक वातावरण के आधार पर विभेदीकरण। इतने तरह के विभेदीकरण होते हैं, उनमें पाए जाते हैं। अब देखिए कि पहला जो है, सब पे हम थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं कि नातेदारी तथा वंश समूह के आधार पर विभेदीकरण। बाकी जो विभेदीकरण है वो आपको समझ में आ जाएंगे अगर आप ये पहला टॉपिक अगर समझ लो, उसके हिसाब से आप इस पे जो लिख सकते हैं, ठीक है, अपने से टॉपिक आप बना सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नातेदारी के हिसाब से, नातेदारी के हिसाब से अगर हम समझे जाए तो नातेदारी तथा वंश समूहों के आधार पर जनजातीय समूहों का, समाजों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। मेन उनका जो बेस है ना, कि उसी के हिसाब से लोग उसको बांटते हैं। नातेदारी उन लोगों को दर्शाती है जो रक्त से, ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं। वैसे सारे रिश्तों को हम नातेदार कहते हैं। अब हम कहते हैं ना रिश्ते नातेदार, तो रिश्तेदार नातेदार में क्या अंतर है? तो रिश्तेदार नातेदार यानी आपका उससे कुछ कनेक्शन है, नाता है। अब वो नाता किस हिसाब से है? कनेक्शन है आपका ब्लड कनेक्शन, ब्लड के हिसाब से आप जुड़े हुए हैं। रिसर्च के हिसाब से, रिसर्च के शब्दों में, अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, द वर्ड नातेदारी, नातेदारी है कि जीव विज्ञान संबंधों में एक ऐसी सामाजिक मान्यता है जो जन्म या रक्त और सदस्यों से जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे से कनेक्ट होना ब्लड के हिसाब से, यानी आपका खून का रिश्ता है। इन शॉर्ट में कह सकते हैं कि खून के रिश्तेदारी को ज़्यादा वैल्यू मिलती है जनजातियों में, और वो इस हिसाब से अपने आप को बांटते हैं। विवाह द्वारा संबंधित व्यक्तियों को वैवाहिक संबंध कहा जाता है। नातेदारी के माध्यम से व्यक्ति को संबंधियों और उनके अधिकारों तथा आवश्यकताओं को विभिन्न श्रेणी के अंतर बनाने में सहायता मिलती है। एक व्यक्ति को सामाजिक समूह में नातेदारी निर्माण सहयोग प्राप्त होता है। वंश, जिसका व्यक्ति के पूर्वज एक रेखा में, अब देखिए कोई वंशज चले आ रहे हैं काफी वर्षों से, और वो वंशज वाली जो सिस्टम है ना, वो इनमें जनजातियों में ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा हो गया, इसमें एक और भिन्नता है जो समाज में डिफरेंस लाती है, कि ये जो है ना नातेदारी वाली प्रथा, ये पितृसत्तात्मक और मातृवंशानुगत है। यानी कि एक यहाँ पे एक थी, एक आपको दिखाती हूँ कि वंश समूह उन रिश्तेदारों के सामाजिक समूह है जिनके द्वारा नातेदार वंशज एक ही पूर्वज के रेखीय रूप से यानी लीनियर रूप से जुड़ा हुआ है, यानी कि परदादा, दादा, पिता, माता, पिता, उसके फिर पिता, इसी तरह करके जो लीनियर चलता जाता है, यानी वंशानुगत, वंश के बाद वंश, एक पूर्वज के बाद पूर्वज, सब एक कड़ी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है। प्राथमिक समाज के सदस्य नातेदारी से संबंधित होते हैं। अब नातेदारी की पद्धतियों को मुख्य रूप से दो श्रेणी में विभक्त किया जाता है। पहला हो गया वर्गीकरण और दूसरा हो गया विवेचनीय। अब वर्गीकरण के बारे में समझते हैं कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण नातेदारी पद्धति, नातेदारी का विवृत शब्दावली द्वारा देने का तरीका, जिसका एक से अधिक अर्थ होता है और नातेदारी की सीमा भिन्न होती है। उदाहरण के लिए अपने परिवार से बाहर से व्यक्तियों के लिए शब्दावली का प्रयोग, जैसे पिता भाई, विवेचनीय पद्धति, पिता भाई। दूसरा विवेचनीय पद्धति है कि जिसका विशिष्ट संबंध के लिए विशिष्ट शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसे पिता, माता, भाई जैसे सबको केवल अपने परिवार के सदस्यों के लिए हम यूज कर सकते हैं। ये हुआ। वंशों को भी विभक्त किया गया है, जैसे एक रेखीय वंश और समूह तथा समजातीय वंश। अब वंश भी है तो वंश को भी दो तरीके से बांटा गया। एक हो जाता है कि अपने ही रेखीय यानी अपना ही वंश चल रहा है और एक ही वंशज से है, लीनियर, लाइन बाय लाइन। लीनियर यानी वन रेखीय, तो वन लीनियर कह सकते हैं, एक लाइन सरल रेखा से वंशज चल रही है। और एक दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि समजातीय, यानी इसमें दूसरे जाति से मिला हुआ एक वंशज चला हुआ। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक रेखीय वंश उस समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है जहाँ वंश पुत्र
पिता से पुत्र की ओर जाता है अथवा माता से पुत्र की ओर विस्तारित होता है। यानी जो पिता से पुत्र की ओर जाएगा, पुत्र जो लेगा वो रेखीय है और माता से पुत्र की ओर विस्तारित होता है। इस दृष्टि से ये परिवार से भिन्न है। परिवार को द्विपक्षीय समूह माना जाता है, जैसे कि एक रेखीय वंश समूह जिसका अंतर्गत 10 पीढ़ियों तक वंश को देखा जाता है। एक रेखीय वंश, ये जो वंश एक रेखीय वंश है ना, इसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। ये ट्राइबल कास्ट में तो है ही, इसी के साथ राजस्थान के कुछ एक जगह पे है जहाँ पे 10 वर्षों पुरानी 10 पीढ़ी तक देखा जाता है कि उसका कास्ट कैसा था और उसका वंशज कहीं उस पर समझाते तो नहीं हो गया, यानी किसी और अपनी वंशज का किसी और जाति का उस पे तो एंटर नहीं था या फिर उससे जुड़ा हुआ तो नहीं था। एक ही जाति की होनी आवश्यक होती है, उसके आधार पे ही वहाँ पे शादी की जाती है। अभी भी ये सारी मान्यताएं हैं और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैक्टर के रूप में देखा जा सकता है और एक तरह से संस्कृति भी कहा जा सकती है जो भारत में ही मैक्सिमम देखी जा सकती है। और समजातीय वंश पे आते हैं। अनेक भारतीय जनजातियां पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु के नीलगिरी के टोंडा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नागा आदि, मध्य हिमालय क्षेत्र में थारसा और पूर्वी क्षेत्र में बुंडोस। अनल नागाओं में समाज है। जनजातीय सजातीय हिस्सों में अंतर बताने में सहायता मिलती है। व्यक्तियों को सामाजिक समूह या नातेदारी समूह में सहयोग प्राप्त होता है। इसी के साथ हमने कहा कि नातेदारी से कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ शिक्षा के आधार पे भी, कल्चर के हिसाब से भी हर एक जाति एक दूसरे से भिन्न है, लेकिन है तो सब जनजातियां ही ना। और भिन्नता किस तरह से आती है? भिन्नता देखी जाए तो सिर्फ आपकी देवता के पूजन, आपके संस्कृति में विवाह तो सब करते हैं पर तरीका सब अलग होता है। पूजा तो सब करते हैं, आराधना आस्था सबकी एक ही है, लेकिन तरीका बस अलग होता है। बस यही है, भोजन तो सब करते हैं पर सबका तरीका कुछ अलग होता है। रहते तो सब है लेकिन सबका तरीका अलग होता है। तो बस यही जो कुछ सारे कस्टम्स हैं, उन्हीं को अलग होने के कारण ही इतने सारे डिफरेंसेस हो जाती हैं। तो यही रहा आज इस पे लेक्चर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हाँ आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसीलिए मैं थोड़ी वीडियोस अच्छे से और लंबी से बनाती हूँ। और इसी के साथ जैसे आपको फील हो कि आप लाइव क्लास पे हो, दैट्स वाई। और जल्दी ही मैं लाइव क्लास भी लेके आऊँगी जहाँ आप क्वेश्चन कर सकते हो और अपने हिसाब से और आंसर भी पा सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू। और इसका आप जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे पाइएगा इसका PDF। तो इसी के साथ प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।